नमस्कार। कभी सोचा है कि ये जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है वो हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक ऐसी कहानी है जो लगातार लिखी जा रही है और इसे लिखने वाली ताकतें वो आज भी अपना काम कर रही हैं। तो फिर मन में एक सवाल आता है कि आखिर पृथ्वी की सतह एकदम सपाट क्यों नहीं है। कहीं पे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं तो कहीं इतनी गहरी घाटियां। आखिर वो कौन सी ताकतें हैं जो लगातार हमारी दुनिया को ये अनोखा आकार दे रही हैं। चलिए आज इसी रहस्य को जरा सुलझाते हैं। देखिए, जमीन के इन अलग अलग रूपों की पढ़ाई को विज्ञान की भाषा में जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। ये नाम ग्रीक शब्दों से बना है। जियो मतलब पृथ्वी, मॉर्फो मतलब रूप और लॉजी मतलब विज्ञान। तो आसान भाषा में ये पृथ्वी के अलग अलग रूपों का विज्ञान है। अब हमारी धरती को आकार देने के पीछे ना दो बड़ी शक्तियों की एक तरह से कह सकते हैं खींचतान चलती रहती है। पहली है एंडोजेनिक फोर्सेस, यानी वो ताकतें जो धरती के अंदर से काम करती हैं। ये जमीन को ऊपर उठाती हैं, पहाड़ बनाती हैं। और दूसरी है एक्सोजेनिक फोर्सेस, यानी बाहरी ताकतें जैसे हवा, पानी, जो ऊपर उठी जमीन को लगातार काटती हैं, घिसती हैं और उसे बराबर करने में लगी रहती हैं। तो आज की इस पड़ताल में हम सबसे पहले समझेंगे कि पहाड़ कैसे बनते हैं, फिर हम विशाल पठारों की कहानी जानेंगे और उसके बाद देखेंगे कि मैदानों को उनका आकार कैसे मिलता है। और हाँ, आखिर में ये भी समझेंगे कि ये सब हमारे जीवन के लिए इतने जरूरी क्यों हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं धरती के इन विशालकाय दिग्गजों यानी पहाड़ों से। ये वो कमाल की संरचनाएं हैं जिन्हें पृथ्वी की अपनी अंदरूनी ताकत ने खड़ा किया है। अब ये जो पहाड़ बनने का पूरा प्रोसेस है ना, इसे एक खास नाम दिया गया है, ओरोजेनेसिस। इसमें होता क्या है कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पर जबरदस्त दबाव पड़ता है, जिससे वो या तो किसी कपड़े की तरह मुड़ जाती है या फिर टूट जाती है। इसी को हम फोल्डिंग और फॉल्टिंग कहते हैं। इस स्लाइड को देखिए, ये फोल्डिंग की प्रक्रिया कितनी दिलचस्प है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे आप किसी मेजपोश या कागज को दोनों तरफ से दबा रहे हों। इसमें सिलवटें पड़ जाती हैं ना, बिल्कुल वैसे ही जमीन में भी होता है। जो हिस्सा ऊपर की ओर उठता है उसे एंटीक्लाइन कहते हैं और जो नीचे की ओर धंसता है उसे सिंक्लाइन कहते हैं। बस इन्हीं से बन जाते हैं मोड़दार पर्वत। पर एक बात है, सारे मोड़दार पर्वत एक जैसे नहीं होते। हिमालय जैसे जो नए मोड़दार पर्वत हैं वो काफी ऊंचे और नुकीले होते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरावली जैसे पुराने पर्वत हैं जो लाखों सालों से हवा और पानी की मार झेल रहे हैं और इसी वजह से अब वो घिसकर छोटे और गोलाकार हो गए हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर जमीन पर इतना दबाव पड़े कि वो मुड़ने के बजाय टूट ही जाए। हाँ, ऐसा भी होता है और इसी टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं फॉल्टिंग। इससे बिल्कुल अलग तरह के पहाड़ बनते हैं। ब्लॉक पर्वत बनने का प्रोसेस ना काफी सीधा है। देखिए, सबसे पहले तनाव की वजह से जमीन में खिंचाव होता है, जिससे उसमें समानांतर दरारें यानी फॉल्ट्स बन जाते हैं। फिर इन दरारों के बीच का जो हिस्सा है वो या तो ऊपर उठ जाता है जिसे हॉर्स्ट कहते हैं, या फिर नीचे धंस जाता है जिसे ग्रेबन कहते हैं। इस डायग्राम को देखिए, बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। ये जो बीच का उठा हुआ हिस्सा है हॉर्स्ट, यही बन गया ब्लॉक माउंटेन, और जो हिस्सा नीचे धंस गया वो ग्रेबन या रिफ्ट वैली कहलाता है। तो चलिए एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। हमने अब तक 3 तरह के पहाड़ देखे। पहले फोल्ड माउंटेन्स जो दबाव से बनते हैं जैसे हिमालय। दूसरे ब्लॉक माउंटेन्स जो जमीन के टूटने से बनते हैं जैसे फ्रांस के वॉसजेस पर्वत। और तीसरे हैं रेसिडुअल माउंटेन्स जो असल में आसपास की जमीन के कट जाने के बाद बचे खुचे हिस्से होते हैं। चलिए पहाड़ों से अब आगे बढ़ते हैं धरती की विशाल मेजों की तरफ, यानी पठार। ये पठार ऊंची ऊंची जमीनें होती हैं जो ऊपर से तो सपाट होती हैं, लेकिन उनके किनारे एकदम खड़े ढलान वाले होते हैं। पठारों में एक खास प्रकार है इंटरमॉन्टेन पठार। इंटरमॉन्टेन का मतलब ही है पहाड़ों के बीच। ये ऐसे पठार होते हैं जो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरे होते हैं, जैसा आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। दुनिया में इसका सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा उदाहरण है तिब्बत का पठार। पठारों का एक और टाइप है, वो हैं ज्वालामुखी पठार। ये तब बनते हैं जब किसी ज्वालामुखी से निकला लावा एक बहुत बड़े इलाके में फैल जाता है और परत दर परत जमता चला जाता है। हमारे भारत का जो दक्कन का पठार है वो इसका एक शानदार उदाहरण है। और अब बात करते हैं मैदानों की। ये वो सपाट और निचली जमीनें हैं जो असल में बाहरी शक्तियों यानी हवा पानी के जरिए पहाड़ों और पठारों को काटने और उस मलबे को कहीं और जमा करने से बनती हैं। तो मैदान आखिर हैं क्या? सीधे सीधे कहें तो मैदान बहुत बड़े, सपाट और कम ऊंचाई वाले इलाके होते हैं।
आमतौर पर इनकी ऊंचाई समुद्र तल से 150 मीटर से भी कम होती है। मैदानों को हम मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक होते हैं स्ट्रक्चरल प्लेन, जो तब बनते हैं जब समुद्र का तल ऊपर उठ जाता है, और दूसरे होते हैं डिपोजिशनल प्लेन, जो नदियों, हवा या ग्लेशियरों द्वारा लाए गए मलबे के जमा होने से बनते हैं। इस टेबल में फर्क एकदम साफ है। एक में धरती की अंदरूनी ताकतें काम करती हैं और दूसरे में बाहरी। अब ये जो डिपोजिशनल प्लेन हैं, ये भी कई तरह के होते हैं। जैसे नदियों द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी से बनते हैं जलोढ़ मैदान। हमारा गंगा यमुना का मैदान इसी का उदाहरण है। हवा से उड़कर आई बारीक मिट्टी से बनते हैं लोएस मैदान, जैसे उत्तरी चीन में है। और ग्लेशियरों के पिघलने पर जो मलबा छूट जाता है, उससे बनते हैं ग्लेशियल मैदान। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि भाई ये सब पहाड़, पठार, मैदान, इनके बारे में जानना हमारे लिए इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि ये सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं हैं। ये सीधे तौर पर हमारी सभ्यता, हमारी बसावट और हमारी पूरी अर्थव्यवस्था पर असर डालते हैं। अगर हम संक्षेप में देखें तो हर भू आकृति की अपनी एक अहमियत है। पहाड़ हमारी नदियों का स्रोत हैं, खनिजों का भंडार हैं। पठार भी खनिजों से भरे होते हैं और इनसे गिरने वाले झरने पन बिजली बनाने के काम आते हैं। और मैदान तो अपनी उपजाऊ मिट्टी की वजह से अन्न के कटोरे कहलाते हैं। यहीं पर शहर बसाना, सड़कें और रेल लाइनें बिछाना सबसे आसान होता है। और जैसा कि ये कथन कहता है, भू आकृतियों का अध्ययन एक भूगोलवेत्ता के लिए सबसे पहली प्राथमिकता है। यह हमें पृथ्वी और उस पर बसे जीवन के बीच के गहरे रिश्ते को समझने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि पृथ्वी का चेहरा दो ताकतों द्वारा लिखी जा रही एक कहानी है। एक ताकत जो निर्माण करती है और दूसरी जो उसे लगातार मिटाने और बदलने में लगी है। और सबसे दिलचस्प बात, ये कहानी आज भी इसी पल लिखी जा रही है। ये भूवैज्ञानिक ताकतें आज भी अपना काम कर रही हैं। तो जरा एक पल को सोचिए, अगर हम आज से 10 लाख साल आगे भविष्य में देख पाते तो हमें कौन से नए पहाड़, कौन से नए पठार और कौन से नए मैदान देखने को मिलते? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना जीवंत और गतिशील है।